नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमने फर्स्ट पार्ट में जो ओएस का एग्जामिनेशन पेपर था, रायपुर डिवीज़न द्वारा लिया गया था, ओएस एलडीसी का। कुछ लोगों ने बताया है कि ये 15% एलडीसी कोटा का है, लेकिन इसमें कहीं फर्स्ट पेज मुझे मिला नहीं है, इसलिए ऐसा मान के चलते हैं कि एलडीसी जो एग्जामिनेशन है वो 20% एलडीसी कोटा के तहत जो ऑर्गेनाइज की जाती है उसका ये फर्स्ट पार्ट में हमने 1 to 26 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे पास। और सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे 27 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पेपर पर। हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। उससे लेकिन पहले एक बात क्लियर करना चाहते हैं। नितेश ओझा जी हैं, उन्होंने पूछा है कि ये जो पर कैपिटा अमाउंट है वो 500 है या 800 रुपये है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये 800 रुपया हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये 800 रुपये हो गए हैं। और ये जो मास्टर सर्कुलर है ये सितंबर 2019 का है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाले जैसा नहीं है। जैसे फ्यूनरल के बारे में बात कर रहे हैं कि लोग 15,000, जनरली 15,000 है भी ऑन प्रैक्टिकली। जो डेथ होती है उसमें 10,000 मिलता है। और अगर रेलवे हॉस्पिटल से या उसे रेफर करके किसी और अस्पताल में जाते हैं तो 5,000 रुपये एडिशनल उस कर्मचारी जो जिनकी डेथ हुई है उसके परिवारजनों को 15,000 दी जाती है। लेकिन अगर फैक्चुअल बातें करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे जहाँ मेरा कर्सर है कि फ्यूनरल चार्ज फॉर डेथ ऑफ रेलवे सर्वेंट बी गिवन एट 10,000 इन ईच केस। तो ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। जैसे कि राजीव शाह ने पूछा है कि 15,000 होगा बट 25,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। पर ऐसा कहीं कुछ मुझे तो नहीं मिला है। आपको मिला है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो सभी के लिए उपलब्ध है, कभी भी कर सकते हैं। और फिर मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के करता हूँ कि कोई भी कॉल नहीं करे मुझे, क्योंकि मेरा काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है और मैं सब लोगों को जवाब नहीं दे सकता हूँ। तो व्हाट्सएप करके छोड़ दें, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं लोगों को जवाब देता हूँ। और चलिए, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे और आगे इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका टेम्परामेंट कैसा है। क्योंकि अभी तक के जो क्वेश्चन हैं वो इजी एंड मॉडरेट हैं, कोई हार्ड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो अगर आप इस चैनल के साथ बने हुए हैं तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है रेगुलेशन ऑफ आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट, यानी कि HOER इज डेल्ड इन। नियमित कार्य के घंटे एवं विश्राम की अवधि अधिनियम के किस खंड से संबंधित है? तो रेलवे अधिनियम 1989 के खंड 14 से संबंधित है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। तो इसको हम लोग 14 से संबंधित है, जो कि यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आंसर गलत हो सकते हैं। तो हमारा आंसर 14 होगा। ये दैट मीन्स ये और इस तरह से जो जहाँ पे आपको दिख जाए ये खंड अध्याय 14 होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसके लिए एक और काम कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो आरबी नंबर 131/2005 का एक आरबी नंबर है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और एक और इसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है HOR के अंदर कि विच मिनिस्ट्री हैज़ द अथॉरिटी टू स्पेसिफाई द रेलवे सर्वेंट एज ए सुपरवाइजरी। तो जनरली लोग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मारते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है वो एसिफाई करता है कि रेलवे जो सर्वेंट हैं वो सुपरवाइजरी कैटेगरी के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 को देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी देयर इज 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो ऐसा है कि स्टाफ नर्स और प्रयोगशाला दोनों में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 100% का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए है स्पेशल कैजुअल लीव इज ग्रांटेड ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटी ऑल्सो। प्राकृतिक आपदा के दौरान भी विशेष आकस्मिक अवकाश
दिया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, दिया जाता है। और बी नंबर है अनमैरिड फीमेल एम्प्लॉय आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर मैटरनिटी लीव। ओके, तो अविवाहित महिला कर्मचारी भी मातृत्व अवकाश के लिए पात्र है। बिल्कुल सही बात है, और उनको दिया जाता है। ठीक है, उनके मैरिड या अनमैरिड से सवाल नहीं उठता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सी है पैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड ओनली आफ्टर चाइल्ड बर्थ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप बच्चे के जन्म के 15 दिन पहले भी इसको ले सकते हैं। ठीक है, पहले या बाद दिया जा सकता है। तो यही है जो ऑप्शन सी है, वो हमको हमारा गलत है, ऑप्शन मिल गया है, लेकिन फिर भी हम इसको आगे देखेंगे। आकस्मिक अवकाश को ज्वाइनिंग टाइम के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। बिल्कुल सही बात है। कैजुअल लीव कैन नॉट बी कंबाइंड विद ज्वाइनिंग टाइम। तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग मैटरनिटी लीव। मातृत्व अवकाश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये है इट इज परमिशेबल अप टू टू लिव लाइव चिल्ड्रेन। ठीक है, इनमें से 2 जीवित बच्चों तक की अनुमति है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है इट मे बी अवेल्ड इवन इफ चाइल्ड इज डेड। बच्चे की मौत होने पर भी इसका लाभ उठाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और सी है इट इज सेंक्शन फॉर 180 डेज ओनली। यह केवल 180 दिनों के लिए स्वीकृत है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी सही हैं, ये सही है। तो मैंने पहले ही बताया है, अभी भी एक बार रिपीट करते हैं। जो नए साथी हैं, जो नए तैयारी कर रहे हैं और इसी वीडियो पे आए हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये एक ट्रिक है। जहाँ भी ऑल आर करेक्ट या उपरोक्त सभी दिखें, आप उसको चूज कर लें। अगर आपको 2 ऑप्शन सही लगते हैं या तीनों ऑप्शन सही लगते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता है कि कौन सही है या गलत है, तो 99% चांसेस है कि ऑल आर करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन चूज करने पे आपका आंसर करेक्ट होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 30 पे खत्म करते हैं और 31 पे चलते हैं। पैटर्निटी लीव इज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। ठीक है, पितृत्व अवकाश शुरू किया गया था, तो ये 1997 में किया गया था। आरबी नंबर 154 बाई 1997 से किया गया था। 154 बाई 97। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये 7/10/1997 से लागू हुआ था। ठीक है, तो आप इस तरह से उल्टा करके देख सकते हैं। ये 10वां महीना है, अक्टूबर का है, और ये 07। तो ये हो गया डेज, मंथ, और ये हो गया ईयर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सीसीएल चाइल्ड केयर लीव। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिशु देखभाल अवकाश से संबंध में संबंधित नहीं है। सीसीएल कैन बी अवेल्ड फॉर चाइल्ड डिजीज एजुकेशन केयर etc। शिशु देखभाल अवकाश के बीमारी, बच्चे की बीमारी, पढ़ाई, देखभाल यदि या इत्यादि के लिए लाभ उठाया जा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा है इट कैन बी पेड 5 days, मिनिमम 5 days एंड 3 times इन ए ईयर। ये भी सही बात है। ठीक है, अब मामला बनता है क्वेश्चन नंबर सी का। टोटल 730 डेज आर ग्रांटेड इन इंटायर सर्विस। पूरे सेवाकाल में 730 दिन। तो बिल्कुल सही बात है। और यह इट इज़ नॉट एडमिसेबल इन केस ऑफ एडोप्टेड चाइल्ड। बिल्कुल एडोप्टेड चाइल्ड के मामले में भी लागू होता है। यानी कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं सही हैं। ठीक है, तो यहाँ भी कोई ऑप्शन स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आप इसे होल्ड पे डाल दीजिए। ठीक है, सीसीएल के बारे में एक और बात है। 3 times ले लिया, ये ले लिया, और बच्चे की गोद भी ले लिया। और एक इम्पोर्टेंट बात है जो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा है कि जो ऑप्शन डी है नॉट एडमिसेबल इन केस ऑफ एडोप्टेड चाइल्ड, तो उसके बारे में कहा जाता है कि सीसीएल डू नॉट डिफरेंशिएट between adoptive mother or a biological mother. CCL may be sanctioned to adoptive mother also subject of a fulfillment condition stipulated for grant of this leave. ठीक है, और ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 33 पे चलते हैं।
हाउ मेनी डेज SCL may be granted to male employee for sterilization operation। किसी पुरुष कर्मचारी को बाध्यकरण ऑपरेशन करवाने पर कितने दिन की विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है? तो ये 6 दिन दिए जा सकते हैं, अगर वाइफ करवाती है तो 7 दिन दिए जा सकते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इस हिसाब से डी ऑप्शन, नन ऑफ द अबव, इज द राइट आंसर। ठीक है, 6 डेज खुद एम्प्लॉय के लिए मिलते हैं। ठीक है, 6 डेज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34, special disability leave can be granted in case of disability within a period of how many months from the date of injury? डेट ऑफ इंजरी। ठीक है, तो एक्चुअली ये 3 मंथ विशेष निष्क्रियता छुट्टी चोट लगने पर कितने माह की अवधि में असक दिखाने पर स्वीकृत की जा सकती है? तो 3 मंथ्स है, लेकिन मुझे ध्यान आ रहा है कि ये शायद डिलीट कर दिया गया है। तो एक ऑप्शन है WRIL, वर्क रिलेटेड इंजरी लीव, ऐसा कुछ है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसका नंबर भी मुझे ध्यान नहीं है, तो उसको पढ़ सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर है जिसको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, और इसके अंदर ये जो क्वेश्चन है आपको हाँ 32 से लेके 34 तक के क्वेश्चन को कंबाइन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, हाउ मच मिनिमम ग्रांटेड किलोमीटर अलाउंस गिवन टू रनिंग स्टाफ? रनिंग स्टाफ के को कितना न्यूनतम ग्रांटेड किलोमीटर बता दिए? तो 120 किलोमीटर का भत्ता दिए हैं, जो कि सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 36 पे आ जाते हैं। स्टाफ वेलफेयर फॉल्स अंडर प्लान हेड, कर्मचारी कल्याण किस प्लान हेड में आता है? तो कर्मचारी कल्याण जो पहले 51 में आता था, 52 में आता था मेरे ख्याल से, 52 में आता था, अभी मर्ज करके 51 में आता है। दैट मीन्स हमारा जो है ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, 51 ही इसका सही आंसर होगा। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए एक्चुअली इसके अंदर ऐसा है कि स्टाफ एंड वेलफेयर जो प्रीवियस प्लान हेड था वो 52 था, अब उसको कहा गया है कि एमिनिटीज फॉर स्टाफ, एमिनिटीज फॉर स्टाफ, स्टाफ वेलफेयर का जो पहले नाम था उसको चेंज करके एमिनिटीज फॉर स्टाफ को कर दिया गया, और उसको मर्ज करके प्लान हेड 51 में मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो यही इसके अंदर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 37 को देखते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2016 इज इफेक्टिव फ्रॉम द ईयर। ठीक है, तो ये मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2016 ही है, तो उसको पूछा गया है। ठीक है, और ये जो ये है वो 2017 1 अप्रैल 2017 से लागू हुआ था। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम किस वर्ष से प्रभाव में आया था? तो 2017 से प्रभाव में आया था। ठीक है, और अगर एक्ट पूछेगा तो डायरेक्टली आप इनको यहाँ से कनेक्ट कर दीजिएगा तो आपको इजी रहेगा। और 1 अप्रैल 1 अप्रैल, ठीक है, से 1 अप्रैल 2017 से लागू है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम 38 को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्रेम? प्रेम का पूर्ण रूप क्या है? तो प्रेम का पूर्ण रूप है पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज इन मैनेजमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज इन मैनेजमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एग्जीक्यूटिव इन मैनेजमेंट, जो कि गलत है। पार्टिसिपेशन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एम्प्लॉइज इन मैनेजमेंट, ये भी गलत है। पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज इन मेंटेनेंस ऑफ रेलवे एसेट, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही आंसर सुन सकते हैं, क्योंकि हमने पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज इन मैनेजमेंट पढ़ा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, तो ये इनमें से कोई नहीं होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम 39 को देखते हैं। अंडर विच रूल ऑफ आरटीआई एक्ट देयर शैल बी नो ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड एनी सिटीजन सर्टेन इंफॉर्मेशन विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। तो ये कह रहा है कि जो आरटीआई एक्ट के तहत जो है किसी नागरिक को जो है ये किसी भी इसी प्रकार की सूचना उपलब्ध कराने की छूट प्रदान करता है, तो कौन सा नियम करता है? इस हिसाब से देखेंगे तो डी ऑप्शन जो है रूल नंबर 9 ये हमको छूट प्रदान करता है। और एक और है जो 2F के नाम से भी जाना जाता है, जो जनरली रेलवे एम्प्लॉय इनका इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर वाई वाट क्वेश्चन ओपिनियन ये सब मांगे जाते हैं, जिनके अंदर ये ऑप्शन लगा दिया जाता है और इसका जवाब आरटीआई की तरफ दे दिया जाता है कि ये हमारे आपका जो क्वेश्चन है इसके अंदर कवर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब है। आप ऑफिस में काम करेंगे तो ये इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में काफ़ी इजी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द टीएडीए फॉर रेलवे एम्प्लॉयज इन लेवल 5 एंड बिलो। तो लेवल 5 और इसके नीचे के रेलवे कर्मचारियों को टीएडीए जो है वो 500 रुपये पर डे मिलता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, लेवल 6 से 8 के बीच में जो है वो 800 रुपये पर मंथ मिलता है, लेवल 6 से 8 के बीच में। ठीक है, लेवल 6 से 8 के बीच में। ठीक है, और 9 से 11 में 9 से 11 में ये मिलता है आपको 900 रुपीज़। और लेवल 12 एंड 13 में मिलता है 1000 रुपीज़। ठीक है, तो अभी जिनके एग्जाम आ रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। और लेवल 14 एंड एबोव के लिए 1200 रुपीज़। ठीक है, ये पर मंथ होगा। तो और ये एक चीज़ इसके अंदर है कि अगर डीए जो है डीए जो अगर 50% या इससे क्रॉस करता है तो इन सभी में 25% की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3-4 पॉइंट दिया है जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि लेवल 5 और उससे के नीचे के कर्मचारियों के लिए 500 रुपीज़ पर डे है। ठीक है, उसके बाद 6 एंड 8 के लिए 800 रुपीज़ है, 9 एंड 11 के लिए 900 रुपीज़ है, 12 एंड लेवल 13 के लिए 1000 एंड लेवल 14 के लिए है और उससे ऊपर के लिए 1200 रुपीज़ है। इन सब में 25% की बढ़ोतरी कब होगी? जब डीए 50% से क्रॉस करेगा तो। ठीक है, तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, आधार संख्या 14 अंकों की होती है, यही गलत लग रहा है मुझे। आधार नंबर इज 14 डिजिट नंबर, तो एक्चुअली 12 डिजिट नंबर होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर भी हम आगे देख लेते हैं। पान इज ए अल्फा न्यूमेरिक यूनिक कोड इशूड बाय आईटी डिपार्टमेंट, तो ये सही है। प्रान इज a 12-digit unique number provided to each subscriber under NPS, तो ये भी सही है। एनपीएस के तहत ग्राहकों को प्रदान किया गया प्रान नंबर 12 यूनिक कोड का है। ठीक है, पीपीओ इज 14 नंबर यूनिक नंबर प्रोवाइडेड टू पेंशनर, ये भी ठीक है। पीपीओ 14 अंकों का यूनिक है जो पेंशनरों को प्राप्त किया जाता है। तो ये अगर 12 डिजिट का होता है तो 5 चारों सही हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। मैच द फॉलोइंग एंड चूज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित का मिलान करके सही उत्तर चुनें। ए, रेलवे पेंशन नियम, बी, रेलवे पास नियम, सी, रेलवे अनुशासन एवं अपील नियम, डी, रेलवे सेवा आचरण नियम। तो ये जो 42 है उसको फिर से मैच कराते हैं। रेलवे पेंशन नियम तो ये आ जाएगा 1950। ठीक है, रेलवे पास नियम तो ये अमेंडमेंट एज 1986 हो गया। ठीक है, अब आ गया आपका कौन सा बच गया, रेलवे अनुशासन एवं अपील नियम, तो ये 1968 में है।
और आश्रम नियम 1966 है। तो अब मैच करा लेते हैं, 1 का 4, 2 का 3, 1 का 4, 2 का 3, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी है, यही सही आंसर है, ठीक है। तो इसमें कुछ खास नहीं था, ये इजी सवाल था। तो 4, 3, 2, 1, ठीक है, तो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को सॉल्व करते हैं। हु अमंग द फ्लोइंग कैन टेक पार्ट इन पीएनएम मीटिंग, निम्नलिखित में से कौन सा पीएनएम की बैठक में भाग ले सकता है? तो ऑप्शन ए है मेंबर ऑफ ऑल इंडिया पेंशनर एसोसिएशन, तो इसकी जरूरत नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से रॉन्ग होना चाहिए। पेंशनर की क्या जरूरत है पीएनएम में भाग बैठक लेने की, ठीक है। दूसरा है मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया एसटीएससी एम्प्लॉयज एसोसिएशन, तो इनकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पीएनएम की बैठक होती है वो रिकॉग्नाइज जो ऑफिशियल होते हैं ना उनके साथ होती है। तो यहाँ पे ऑल एफ द अबव रहने के बाद भी हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। क्योंकि पेंशनर की एसोसिएशन का इसमें कोई बैठक में भाग लेने का कोई औचित्य नहीं है। और जो पीएनएम की बैठक होती है वो टू जो रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन है उनके द्वारा ही किया जाता है। तो वो ट्रिक्स 99% वाला जो सही है कि ऑल ऑफ द अबव, वो रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इतना काफ़ी है। नहीं तो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, चलिए बात कर लेते हैं। पीएनएम में सामान्य तौर पर यूनियन की ओर से जो प्रतिनिधि होते हैं वो 20 होते हैं। ये कुछ रेलों के द्वारा निर्धारित किया गया है कि कोई ये नहीं है मतलब कि 20 ही होंगे, लेकिन कुछ रेलों ने अपने लिए निर्धारित किया है कि जो यूनियन प्रतिनिधि होंगे दोनों यूनियन के अलग अलग जो मीटिंग होती है उनके लिए प्रति यूनियन जो होगा वो 20 होगा। पीएनएम की बैठकें सभी स्तरों पर दोनों यूनियनों के साथ ही अलग अलग होती हैं, तो वो इम्पोर्टेंट सवाल है जो मैंने अभी बताया आपको। और एजेंडा है 21 डेज पहले दिया जाता है ताकि वो तैयारी कर सके कि हम क्या सवाल करने वाले हैं और क्या जवाब हम देने वाले हैं, क्योंकि दोनों को तैयारी करना पड़ता है। क्योंकि अगर एजेंडा होगा तो फिर उसके रिप्लाईज जो हैं वो जो पर्सनल डिपार्टमेंट के स्टाफ हैं या फिर जो भी इनका ये हैं, अ, ठीक है, ऑफिसर्स होते हैं ब्रांच ऑफिसर, उनसे रिमार्क्स लिए जाते हैं और फिर वो यूनियन सेल को भेज दिए जाते हैं और वहाँ से वो आगे की कार्रवाई की जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह की बातें हैं। चलिए, और इसके अंदर एक और है कि जो डिवीजन पे होता है वो हर 2 महीने में एक बार होता है, दैट मीन्स 6 टाइम्स होते हैं, ठीक है। और जोनल में जो होता है वो 4 टाइम्स होते हैं इन ए ईयर। और रेलवे बोर्ड में मेरे ख्याल से 4 टाइम्स ही होते हैं, ठीक है, हर 3 महीने में होते हैं। तो ये 3 टायर सिस्टम है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस छुट्टी का निजीकरण किया जा सकता है? इनकेसमेंट ऑफ लीव में बी क्लेम अगेंस्ट विच ऑफ द, तो ये एलपी के अगेंस्ट ही किया जाता है। अगर आप इसके चीज़ों को देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, railwayexam.in के नाम पे है, और वहाँ पे मैं इसे पोस्ट कर दूंगा जो इसका एसओपी वगैरह है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो लीव इनकेसमेंट है वो एलपी के अगेंस्ट है, लीव ऑन हाफ, सॉरी, लीव ऑन एवरेज पे, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि भाई नॉन प्रैक्टिकल अलाउंस इज अलाउड टू, तो रेलवे डॉक्टर्स को मिलता है, ठीक है, आईआरएमएस अधिकारी जो होते हैं उनको मिलता है, ये 20% मिलता है, ठीक है। और 2,37,500 रुपये तक इसकी वो है। और आरबी नंबर 82/2017 है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो उसको आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, महापरिनिर्वाण दिवस इज ऑब्जर्व ऑन डेथ एनिवर्सरी, तो बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो उनका पुण्यतिथि है, जो मेरे ख्याल से 6 दिसंबर के आसपास है, तो उस दिन मनाया जाता है। और ऑप्शन हमारा ए जो है वही सही होगा, आज के रिलीवेंट हैं ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कहता है इन आरएलएचएस एल स्टैंड फॉर, तो आरएलएचएस एक्चुअली होता है रिटायर्ड एम्प्लॉय लिबरलाइज्ड हेल्थ स्कीम 1997। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है लिबरलाइज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है, यहाँ पे एक और बात है कि जो आरएलएचएस है इसके अंदर 4 पार्ट हैं। 1 से 5 के लिए 30,000 रुपये लगते हैं, ठीक है।
30,000 है। और एक और बात है, लेवल 6 के लिए जो है 1 से 5 के लिए ये है इम्पोर्टेंट वो है। फिर 6 के लिए 54,000 है। ठीक है, 1 2 3, यस। 7 से 11 तक के लिए 78,000 है। ये मैंने कई वीडियोस में बता चुका हूँ। और 12 एंड एबव के लिए जो है ना, वो 1,20,000 रुपये है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। तो ये अक्सर इससे सवाल आते हैं, तो इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मानते हुए आप लोग देखेंगे, वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, VI कर देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 48 पे आ गए हैं। द इकोनॉमी PWD इज रिलेटेड टू, तो ये एक्चुअली PWD है, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ठीक है, राइट पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। तो इसमें क्या है कि जो डिसेबल पर्सन होते हैं ये उनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है, मिलान सही नहीं है। तो RDSO लखनऊ में है, ये बिल्कुल सही है। कोर जो है ना वो नई दिल्ली में नहीं है, ये ही इलाहाबाद में है। ठीक है, इसका कोड है ALD। ये स्कोर जो है एक्चुअली क्या है कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन है, और इट हैज़ बीन सेट अप इन द ईयर ऑफ 1979। ठीक है, तो वो हो गया। RDSO आपको पता ही है 1957 में है और लखनऊ में है। RDSO का तो ज़्यादातर ये भी पूछते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो वो हो गया। नायर हो गया, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, ये 1930 में हुआ था। पहले इसका नाम रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा कहलाता था, अभी नायर कर दिया गया है। ठीक है, और इरिशन है, इरिशन जो पुणे में है वो भी सही है, 1959 में हुआ था, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पुणे। तो ये सब सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 50 पे आ गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप। तो एक्चुअली क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यशाला आधुनिकीकरण से संबंधित है। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन से संबंधित है। तो COFMOW होता है, ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप करके है। MOW है जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप है। ठीक है, और CO जो है वो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप। तो ये 1979 में इसको बनाया गया था, एक अंडरटेकिंग ये था। और इसकी जिम्मेदारी यही है कि जो अपने सार्वजनिक उपक्रम के जो भी कार्यशाला हैं रेलवे के अंदर, उनको आधुनिक बनाया जाए, उनको आधुनिकीकरण किया जाए, ताकि इनका प्रोडक्शन जो है ना वो स्टैंडर्ड लेवल पे मेंटेन होता रहे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू जुडिशरी। निम्नलिखित में से कौन सा संक्षेप शब्द न्यायिक है। तो यह देखिए, SLP जो होता है वो लीव स्पेशल लीव पिटिशन होता है। ठीक है, MA होता है मिसलिनियस एप्लीकेशन होता है, और OA जो होता है ओरिजिनल एप्लीकेशन होता है। तो ये सभी ही रिलेटेड हैं इसी से। इससे एक दो और रिलेटेड हैं, जैसे TA बोलते हैं, ये होता है ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन, और एक RA होता है। ठीक है, ये होता है रिव्यू एप्लीकेशंस। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 को। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRA। CRA का पूर्ण रूप क्या है। तो CRA जो है वो PFRDA से रिलेटेड है, जो अपना NPS वगैरह जो NSDL है उससे रिलेटेड है। और CRA है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है। ठीक है, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, कीपिंग एजेंसी यहाँ पे है। ऑप्शन C इज द राइट आंसर, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी हमारा ऑप्शन यहाँ पे है। ठीक है, और PFRD हैज अपॉइंटेड NDLS एंड KARVY एज ए
सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी फॉर एनपीएस। तो जो एनडीएलएस हैं उनको, और यहाँ पे एनडीएलएस लेते हैं, डीएलएस, और एक है के ए आर भी वाई। ये दो एजेंसीज हैं जिनको रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी पीएफआरडी है, पीएफआरडी, ये ने अपॉइंट किया हुआ है। ठीक है। अब पीएफआरडी जो होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक और मैं बात बताना चाहूँगा यहाँ पे, एनपीएस की बात कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जब कभी भी एनपीएस दिखे और ये ऑप्शन में रहे नेशनल पेंशन सिस्टम, नेशनल पेंशन सिस्टम, तो आप उसको ही चूज करें, आप बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। नेशनल पेंशन सिस्टम। ठीक है। न्यू पेंशन स्कीम हुआ करता था, अभी नेशनल पेंशन सिस्टम है। ध्यान से रिपीट मैं कर दे रहा हूँ, नेशनल पेंशन सिस्टम। कभी भी गलत आप नहीं होंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन या विकल्प जो है वो सही है। ऑप्शन ए है सीजीए इन फेवर ऑफ वार्ड और मिसिंग स्टाफ मे बी गिवन ओनली आफ्टर 2 years फ्रॉम द डेथ ऑफ मिसिंग। लापता कर्मचारियों के बच्चों के पक्ष में अनुकंपा नियुक्ति लापता होने की तारीख से 2 साल बाद दिया जा सकता है। ठीक है। तो ये सही बात है। ऑप्शन बी है सीजीए इज एडमिसेबल इन केस ऑफ सुसाइड ऑफ द एम्प्लॉय ऑल्सो। तो एक आरबी नंबर आया था जिसके तहत जो सुसाइड केसेस हैं उनको भी सीजीए के लिए एलिजिबल मान लिया गया है। तो ऑप्शन बी जो भी है वो भी सही है। कर्मचारी की आत्महत्या के मामले में अनुकंपा नीति स्वीकार्य है। ऑप्शन सी है ओनली 2 चांस आर गिवन फॉर राइटिंग सीजीए एग्जाम बाय डीआरएम। तो डीआरएम द्वारा अनुकंपा परीक्षा लिखने हेतु केवल 2 अवसर दिए जा सकते हैं, और इसके अलावा 3 और 4 जो ऑप्शन है, मतलब अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर राइटिंग द एग्जामिनेशन, वो जीएम के अप्रूवल से दिए जा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। द अमाउंट ऑफ रियर्समेंट ऑफ चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस पर मंथ पर चाइल्ड इज, प्रति बच्चे प्रति माह बाल शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति राशि है 2250 रुपया। ठीक है। हाँ, यही होना चाहिए। चलिए, मिशन सत्यनिष्ठ इज रिलेटेड, मिशन सत्यनिष्ठ संबंधित है। तो ये एक्चुअली हमारे कंडक्ट से रिलेटेड है, और हम कैसा इंटीग्रिटी अपने को दिखाते हैं उससे रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो ऑप्शन होगा वो ये होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है इंटरनल कंप्लेंट कमिटी आईसीसी इज मेनली रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी ऑल ऑफ द एबव वाला ऑप्शन गलत हो गया है, तो इंपॉर्टेंट वो सवाल है। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू फेमस एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कोर्ट केस। निम्नलिखित में से क्या प्रसिद्ध एम नागराज बनाम भारत संघ प्रकरण से संबंधित है। तो ये प्रमोशन से रिलेटेड एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सॉरी, ठीक है। तो ये 2006 का है। 29 अक्टूबर 2006 को कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, फैसला सुनाया था। उसमें प्रमोशन या पदोन्नति में जो आरक्षण को शामिल करने के लिए एसटीएससी के आरक्षण बढ़ाने के संसद के फैसले को मान्य रखा था। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसे उस आपकी डायरी में होना चाहिए कि एम नागराज बनाम भारत संघ का जो प्रकरण है वो प्रमोशन से रिलेटेड है। ये आपको याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 है फॉर सिलेक्शन पोस्ट एंटीसिपेटेड वैकेंसी शुड बी टेकन अप टू द 15 मंथ। चयन पद के मामले में प्रत्याशित रिक्तियों अगले कितने महीने तक की ली जा सकती हैं। तो ऑप्शन बी होगा 15 मंथ। ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 59, मैच द फॉलोइंग एंड चूज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारियों का नाम को उनके पद से मिलान कर सही विकल्प चुनें। ठीक है, तो पोस्ट और जो ऑफिसर नेम है उनको मैच कराना होगा। तो आप जिस भी जोन डिवीजन में आप काम कर रहे हैं, तो डिवीजन और जोन दोनों के जो ऑफिसर हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे है चीफ सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, तो वो है श्री अरुण कुमार जैन, जो कि सही है। सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर श्री अजय सिंह, ये भी सही है। ठीक है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कंस्ट्रक्शन, तो ये भी सही है। और एडिशनल एजीएम जो है वो भी सही है। तो इस हिसाब से 1 2 3 वहाँ ABCD में 1 2 3 4 पा, तो ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो आंसर है, सवाल है, वो है सीबीआई का हेड कौन होता है। तो तो ये होगा SDGM होते हैं। ठीक है, बिजनेस हेड जो जोनल लेवल पे होते हैं वो उसको SDGM कमांड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है, इन सिलेक्शन हाउ मेनी मार्क्स अलॉटेड अंडर द रिकॉर्ड ऑफ सर्विस। तो ये 15 मार्क्स दिए गए हैं, जो ऑप्शन ए में सही है। क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर राइटिंग APR ऑफ एन एम्प्लॉय। रेलवे कर्मी का APR लिखने का सही क्रम क्या है। सेल्फ अप्राइजल, रिपोर्टिंग अथॉरिटी, रिव्यूइंग अथॉरिटी, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। तो मुझे लगता है कि जो मैंने अभी पढ़ा है ऑप्शन ए ये सही है, सेल्फ अप्राइजल होगा, ये तो सही है। तो सेल्फ अप्राइजल के हिसाब से देखने जाओ तो ये पहला जो गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर रिपोर्टिंग होगा, तो क्योंकि आप सेल्फ अप्राइजल करेंगे तो किसको करेंगे, जिसको रिपोर्ट करेंगे उसको, तो इस हिसाब से यहाँ पे जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब रिपोर्टिंग करते हैं तो कौन रिव्यू करेगा, तो रिव्यू उसके ऊपर वाला अधिकारी करेगा। तो रिव्यू यहाँ पे नहीं है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये सेल्फ अप्राइजर होगा, रिपोर्टिंग अथॉरिटी के पास जाएगा, रिपोर्टिंग अथॉरिटी के ऊपर जो रिव्यूइंग अथॉरिटी होगा, और फिर उसके बाद एक्सेप्टिंग अथॉरिटी आएगा। तो ये हमारा सही आंसर होगा। फुल फॉर्म ऑफ MSCP, तो MSCP का फुल फॉर्म होता है मॉडिफाइड एरियर एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन। तो ऑप्शन सी जो है हमारा ये यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार आया है। PL नंबर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिजिट, तो ये 8 डिजिट होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 64 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्टेड। ए, रेलवे बोर्ड इज ओनली कॉम्पिटेंट टू डिसाइड द क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट एज ए सिलेक्शन और नो सिलेक्शन। एकदम बिल्कुल सही बात है, तो ये हमारा सही है। केवल रेलवे बोर्ड चयन या गैर चयन के जो पद हैं, पोस्ट हैं, के वर्गीकरण को तय करने के लिए सक्षम है। एकदम बिल्कुल सही है। A suitability test should hold at the interval which should not be less than the 6 month। तो ये सही है, लेकिन हाँ सही कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, योग्यता परीक्षा 6 महीने से कम अंतराल पर नहीं होनी चाहिए। दूसरा है द सुटेबिलिटी इंटरवल इज टेकन फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द प्रीवियस रिजल्ट। तो ये भी सही है। ठीक है, योग्यता अंतराल पिछले परिणाम की घोषणा की तारीख से लिया जाता है। ठीक है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है 3 ऑफिसर इज रिक्वायर्ड फॉर होल्डिंग ए डिपार्टमेंटल सुटेबिलिटी टेस्ट। विभागीय योग्यता परीक्षा है तो 3 अधिकारियों से बिल्कुल नहीं, 3 की जरूरत नहीं होती है आपको। जो है वो एक ही की जरूरत होती है। एक ऑफिसर मिल गया तो आप डिपार्टमेंटल सुटेबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जो डी है यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, हम 10 क्वेश्चन से पीछे हैं, तो फटाफट इसको सॉल्व करके और इसे कंक्लूड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू ट्रेनिंग ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज। निम्नलिखित में से क्या रेलवे कर्मचारियों के प्रशिक्षण से संबंधित है। तो मिशन कर्मयोगी और प्रोजेक्ट सक्षम ये दोनों से ही रिलेटेड है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए ठीक है, ये सही आंसर होगा। मिशन हंगरी फॉर कार्गो इनिशिएटिव
इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, मिशन हंगरी फॉर कार्गो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है ढुलाई क्षेत्र में भागीदारी या हिस्सा बढ़ाने के लिए, बी है दूसरे परिवहन के साधन के साथ प्रतियोगिता हेतु, और सी है इसके तहत मुख्य रूप से खाद्यान्न खाद्यान्न पदार्थों को चयनित किया गया है, और डी है उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, पहला है इंक्रीज इट्स शेयर इन फ्रेट सेक्टर, कंपटीशन विथ अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, डी है आइडेंटिफिकेशन सेक्टर आर मेनली माइंस प्रोडक्ट्स, तो ऑल और। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 है प्रोविडेंट फंड एक्ट इनेक्टेड इन द ईयर, तो ये 2025 में हुआ था, 1925 में हुआ था मेरे ख्याल से, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, भविष्य निधि अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो 1925 में आया था। क्वेश्चन नंबर 68 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए द हेडक्वार्टर ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इज लोकेटेड इन बेंगलोर, बेंगलोर में नहीं है, ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ये न्यू दिल्ली में है, तो ये हमारा सत्य नहीं है। ठीक है, आरआरबीज जो है वो 21 है, बिल्कुल सही है। सभी रेलवे में कम से कम एक आरआरबी है, ये बात सही है। और डब्ल्यू आर में जो है 2 गिनिए, क्योंकि ऐसे तो 3 हैं, भोपाल वाले को भी हम लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप अहमदाबाद में कोई एग्जाम दे रहे हैं तो आपको डब्ल्यू आर पे जो आरआरबीज होंगे वो 2 होंगे, भोपाल वाले को अहमदाबाद डिवीज़न वाले नहीं लेते हैं। ठीक है, वैसे डब्ल्यू आर पे एक और है, कौन कौन से हैं? पहला तो मुंबई है, ठीक है, और दूसरा अहमदाबाद है। 2 आरआरबी हैं, आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी मुंबई। और वेस्टर्न रेलवे के लिए जो दूसरा तीसरा भोपाल जो आरआरबी है वो भी हमारे लिए कंडक्ट करता है, भोपाल डब्ल्यूसीआर के लिए भी कंडक्ट करता है और अहमदाबाद के लिए भी। इसलिए बहुत सारे एलबी जो हैं वो भोपाल में एग्ज़ाम देने के बाद भी अहमदाबाद डिवीज़न या अहमदाबाद डिवीज़न में आए हैं, और यहाँ से वो म्यूचुअल के लिए काफ़ी परेशान रहते हैं। तो ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर 68 का एक लास्ट ऑप्शन है आरआरबी ऑफ एसीआर इज लोकेटेड इन बिलासपुर, तो ये भी सही है। तो ये आपका रॉन्ग था, बाकी ये 3 स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। आरआरबी 21 है और सभी रेलवे पर कम से कम एक आरआरबी है, ये भी सही है। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे हाँ में आरआरबी बिलासपुर अवस्थित है, तो सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पे आ गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एलएचबी कोचेज आर लिंक हॉपमैन बूस्ट कोचेज, ये बात सही है, तो ये सही है। ठीक है, दीज कोचेज आर ज्वाइंड बाय सेंटर बफर कॉपलिंग सिस्टम, ये भी सही है। रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला प्रोड्यूस सच कोचेज फॉर इंडियन रेलवे, ये भी सही है। दीज कोचेज आर ओरिजिनली मेड इन फ्रांस, फ्रांस में नहीं है, ये जर्मनी का है। ठीक है, ये जर्मनी का है और ये पैसेंजर कोचेज होते हैं। जनरली यहाँ पे लिखा है कपूरथला में, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि कपूरथला के अलावा मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में भी बनाए जाते हैं, और आईसीएफ चेन्नई, और आईसीएफ चेन्नई के जो कोचेज थे उनको रिप्लेस करने के लिए ही एलएचबी कोचेज का ये किया गया है, और ये काफ़ी स्मूथली चलते हैं। और ये एक्चुअली क्या है, 120 किलोमीटर पर आवर जो अपनी स्पीड थी रेलवे की, उसको बढ़ा के 200 किलोमीटर पर आवर, इसको बढ़ाने के लिए, स्पीड तेज करने के लिए एलएचबी कोचेज का इस्तेमाल किया गया, और ये काफ़ी स्थिर कोचेज होते हैं। ठीक है, तो ये फ्रांस नहीं जर्मनी से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, और ये हम जो इंडियन रेलवे में है ये 2000 साल के जो 2000 से है, वो उस समय से इसका हमने इस्तेमाल करना शुरू किया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। मॉडर्न कोच फैक्ट्री अभी मैंने जैसे कि बताया कि रायबरेली है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन यही पूछ रहा है कि आधुनिक कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो रायबरेली में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग गड़बड़ है, RAE होगा और फिर बरेली होगा, BARELI, रायबरेली। तो आप हिंदी को देखें, कोई जरूरी नहीं कि सब चीज़ सही हो सब जगह। क्वेश्चन नंबर 71 को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरेशन इज, ठीक है, ड्यूरेशन इज कंसिडर फुल नाइट फॉर नाइट ड्यूटी अलाउंस,
निम्न से किस समयावधि का कार्य पूर्ण रात्रि ड्यूटी भत्ते के लिए मान्य है? तो रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 22 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक। क्वेश्चन नंबर 75 है, कमीशन ऑन रेलवे सेफ्टी CRS इज सबोर्डिनेट टू द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 73 पे आ गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व इन बिल्डिंग रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की है गई है, जिसे RVNL कहते हैं। तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है, फुल फॉर्म ऑफ BOR। BOR इज ए ब्रीच ऑफ रेस्ट। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सॉरी, डी। मैं बोल तो रहा हूँ डी और ठीक भी लगा रहा हूँ डी, लेकिन बोल रहा हूँ सी, तो ये आप इसके लिए सॉरी। ब्रीच ऑफ रेस्ट यहाँ पे है और ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए, हम लोग क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन 75 को सॉल्व करते हैं। हु हैड द कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ SECR। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के निर्माण संगठन के प्रमुख कौन होते हैं? तो एक्चुअली क्या है कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर CON होता है। ठीक है, ये CON जो होता है वो कंस्ट्रक्शन कहलाता है। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण जो है, वही इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आप इतनी दूर तक आए और इस वीडियो को काफ़ी धैर्य से सुना और समझने का प्रयास किया, तो आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो किसी नियर डियर के साथ शेयर कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट करना मेरे हाथ में है, शेयर करना आपके हाथ में। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप स्माइल, एंजॉय योर सेल्फ, और इसी तरह तैयारी करते रहिए। और लगातार लोग सफलता पा रहे हैं, जिसमें सुधीर निराला जी भी हैं, जो PS लखनऊ है। उनको हम आप दोनों मिलकर कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि वो आगे और तरक्की करें, और ग्रुप बी में सिलेक्शन होने पे उनको काफ़ी शुभकामनाएं। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। और भी लोग हैं जिनका नाम शायद मैं नहीं जानता, लेकिन काफ़ी लोग WLI में भी सिलेक्ट हुए हैं, साउथ ईस्टर्न रेलवे से, यस। और भी जिनको इतना व्हाट्सएप पे इतने सारे नंबर हैं कि मैं सबको नहीं ले सकता, लेकिन जो जो हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और इसी तरह आप अपनी सफलता को प्राप्त करते रहें, मेरी शुभकामना आपके साथ है। थैंक यू सो मच।